वेलकम फ्रेंड्स। तो मैं शुरू करने जा रहा हूँ मैट्रिसेस। ठीक है, तो मैट्रिसेस में हम थोड़ी मेन बातें कर लेते हैं। ठीक है, तो मैट्रिसेस होता क्या है? तो एक होता है मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स का एक मैट्रिक्स होता है। तो मैट्रिक्स का ये जो प्लूरल फॉर्म होता है वो मैट्रिसेस कहलाता है। ठीक है, तो मैट्रिक्स क्या होता है? तो जैसे मान लो हमने ना यूँ लिखा, कैपिटल ए से कोई ऐसे इस ब्रैकेट के अंदर हमने कोई नंबर या फंक्शन लिखा, तो उसी को मैट्रिक्स बोलते हैं। तो हमने क्या लिख दिया? मान लो हमने लिख दिया 1 3 4 5, ठीक है, ऐसे लिख दिया, तो इसी को मैट्रिक्स बोलते हैं। ठीक है, और ऐसे बहुत सारे हों तो मैट्रिसेस कहलाएगा। ठीक है, तो बिल्कुल ध्यान से सुनेंगे। तो मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्या होती है? तो मैट्रिक्स की डेफिनेशन होती है कि एन ऑर्डर्ड इट इज़ एन ऑर्डर्ड रेक्टेंगुलर it is an ordered rectangular array of numbers and functions। ठीक है, तो मैट्रिक्स जो होता है एक ऑर्डर्ड रेक्टेंगुलर एरे होता है ऑफ नंबर एंड फंक्शन। तो एरे का मतलब हुआ कि ऐसे रेक्टेंगुलर बॉक्स के अंदर ऐसे रहेगा। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं मैट्रिक्स। और इसके अंदर जो ये लिखे जाते हैं, जैसे 1 2 3, ये जो अंदर लिखे गए हैं, तो इनको क्या कहा जाता है? तो जो ये अंदर लिखे गए हैं इनको क्या कहा जाता है? इनको कहा जाता है एलिमेंट। ठीक है, इनको एलिमेंट कहा जाता है, या इनको कहा जाता है एंट्रीज ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, एंट्रीज ऑफ मैट्रिक्स कहते हैं इसे। ठीक है, तो बस यही होता है आपका मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स के जो एलिमेंट होते हैं या तो नंबर होते हैं, यानी 1 2 3 4 5 6, या फिर कोई भी रियल नंबर, और नेचुरल भी चलेंगे, कॉम्प्लेक्स भी चलेंगे। और इसके अंदर जो हमने लिख दिया है फंक्शन। ठीक है, तो फंक्शन में जैसे साइन एक्स, कोस एक्स, फंक्शन आपने पढ़ा होगा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है, और जैसे अलजेब्रा, फिर आप आगे पढ़ोगे एक्सपोनेंशियल फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन। ठीक है, ऐसे सब फंक्शन हम लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखो ये जो ऐसी लाइनें होती हैं, ऐसी जो मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन है। ठीक है, थोड़ा मैं यहाँ साफ दिखा देता हूँ। मान लो मैंने लिखा 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, कुछ भी लिख सकते हैं अभी। तो हमने ऐसे लिख लिया। ठीक है, तो जो ये पहली वाली जो आपको ये लाइन दिख रही है, ठीक है, मतलब जो, रुको 2 मिनट। तो मान लो ऐसे जो लाइनें लिखी हुई हैं ये वाली, तो इनको बोलते हैं रो। ठीक है, तो इसे बोलेंगे फर्स्ट रो, इसको बोलेंगे सेकंड रो। ठीक है, तो फर्स्ट रो, सेकंड रो, ठीक है, ROW रो, और फिर ये कहलाएगा आपका थर्ड रो। तो हम इसको लिखते हैं R1, इसको R2, इसको R3। और ऐसे जो खड़ी लाइनें हैं, जो वर्टिकल लाइनें हैं, इसे बोलते हैं कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3। ठीक है, इसे बोलते हैं कॉलम। तो जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती हैं, जो हॉरिजॉन्टल ऐसे लाइनों में लिखी गई हैं, उन्हें बोलते हैं रो। ठीक है, और जो ऐसे वर्टिकल, ठीक है, वर्टिकल लाइन में लिखी गई हैं, उन्हें बोलते हैं कॉलम। समझ में आ गया? तो अगर हम कहें कि ऑर्डर बताओ, ठीक है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, तो अगर हम ऑर्डर बताना चाहते हैं तो हम इसको कहते हैं M×N। ठीक है, यानी M×N। M का मतलब होता है नंबर ऑफ रो इनटू नंबर ऑफ कॉलम। ठीक है, और इसके तो M×N कहते हैं। सही है, तो इसको बोलते हैं, ये मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होता है वो M×N होता है, तो इसे M×N मैट्रिक्स भी पढ़ते हैं। सही है, तो उसके बाद अगर हम एलिमेंट की बात करें कि नंबर ऑफ टोटल एलिमेंट इन अ मैट्रिक्स, एक मैट्रिक्स में टोटल कितने मतलब एलिमेंट होते हैं, तो M को N से गुना कर दो, पता चल जाएगा। मान लो इसके अंदर 3 रो थे और 3 कॉलम थे, तो 3 3 9, इसके अंदर 9 एलिमेंट हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 एलिमेंट है। सही है, तो इसके बाद हम पढ़ेंगे कि एक जो मैट्रिक्स होता है उसको जनरली कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। तो हम पढ़ेंगे जनरल
रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ मैट्रिक्स। तो हम एक मैट्रिक्स को कैसे मतलब रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो एक मैट्रिक्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल ए से, और इसके अंदर दो जो हम ये जो पहला पहला जो भी संख्या लिखते हैं तो उसको डिनोट करते हैं, उसको एलिमेंट बोलते हैं, उस एलिमेंट को डिनोट करते हैं ए आई, छोटा आई और छोटे जे से, ठीक है। फिर ऐसी सबको छोटा आई छोटे जे, छोटा आई छोटे जे से डिनोट करते हैं, लेकिन ये पहले नंबर पे लिखा है, ठीक है, तो इसको हम पढ़ते हैं A11, ठीक है। फिर ऐसी दूसरा वाला होता है, यानी पहला रो लेकिन दूसरा कॉलम तो A12, फिर पहला रो तीसरा कॉलम, तो ऐसे ऐसे पहला रो और n कॉलम तक मान लो चलेगा, ठीक है। ऐसी फिर ये दूसरा, ये कौन सा रो है, दूसरा रो, तो दूसरा रो पहला कॉलम, दूसरा रो दूसरा कॉलम, दूसरा रो तीसरा कॉलम, ऐसे ऐसे चलेगा, तो दूसरा रो n कॉलम तक, ठीक है। मान लेते हैं n कॉलम है, n 100 भी हो सकते हैं, 50 भी। फिर ऐसी A31 ऐसी चलेगा, तो A3n ऐसी ऊपर से A11 A21 A31 ऐसी आगे आगे फिर चलेगा A, ठीक है, AM1, फिर ऐसी चलेगा AM2 AM3 ऐसे, ठीक है, और आखिर तक चलेगा AMN तक, तो इसके ब्रैकेट के अंदर आ गया, ठीक है। तो बाहर लिख देंगे ऑर्डर MN to N। तो बाहर ऐसे जो छोटा से लिखते हैं ये आपको कहलाता है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, और इस प्रकार से हम रिप्रेजेंट करते हैं एक मैट्रिक्स को। तो एक मैट्रिक्स को हम जनरली ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे बहुत बड़ा हो जाता है तो हम AIJ लिख देते हैं और बाहर MN to N लिख देते हैं, और इसमें शर्तें होती हैं कि जो आई होता है वो एक से बड़ा या बराबर होता है एक के, लेकिन वो छोटा या बराबर होता है M के। ऐसी जो फिर दोबारा जो J होता है वो एक के बराबर या N के बराबर या N से छोटा और एक से बड़ा होता है, ठीक है। और जो I और J होते हैं ये दोनों बिलोंग करते हैं नेचुरल नंबर से, ठीक है। तो इस प्रकार से हम जो है रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, एक मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। इसको बोलते हैं M×N ऑर्डर वाला मैट्रिक्स, ठीक है। उसके बाद आपको पढ़ना है टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स पढ़ाते हैं आपको। पहला होता है रो मैट्रिक्स। तो रो मैट्रिक्स वो होता है जिसमें रो तो एक ही होता है, लेकिन जो कॉलम होते हैं वो उसमें बहुत सारे होते हैं। तो उसके अंदर जो कॉलम होते हैं मतलब बहुत सारे होते हैं, ठीक है, समझ लो N या M होते हैं, ठीक है। तो जिसमें एक ही रो, तो इसका जो जनरल रिप्रेजेंटेशन होता है वो ऐसे होता है कि AIJ 1×N, ठीक है, 1×N से रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसका मतलब है 1 रो और कॉलम N तक हो सकते हैं, ठीक है। दूसरा होता है आपका मतलब रो मैट्रिक्स वो होता है जिसके अंदर एक ही रो होता है, जैसे मान लो ये 2 3 4 5, तो ध्यान से देखेंगे तो ये एक ही रो है और कॉलम ज़्यादा है, या फिर ऐसे कह लो 2 2, तो ये भी एक ही रो है, या फिर कह लो 3, तो ये भी एक ही रो है, ठीक है। तो ये सब कहलाते हैं रो मैट्रिक्स। अब एक होता है कॉलम मैट्रिक्स। तो कॉलम मैट्रिक्स वो होता है जिसमें रो तो बहुत सारे हो सकते हैं, रो मान लो M होंगे, तो कॉलम क्या होगा, कॉलम एक ही होगा, ठीक है। तो इसको रिप्रेजेंट करते हैं AIJ और M×1 की तरह रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो कॉलम एक ही होगा, जैसे मान लो 2 3 4, तो ये आपका देखो एक ही कॉलम है, रो 3 है। ऐसे देखो हमने यूँ लिख दिया 1 2 3 4 5, तो ध्यान देंगे तो एक ही रो है और 5 कॉलम है, तो इसको बोलते हैं कॉलम मैट्रिक्स, ठीक है। तीसरा होता है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स वो होता है जैसे 2 3 4 5 6 7, तो देखें तो इसमें 2 रो 3 कॉलम है, ठीक है, यानी M और N जो है वो अलग अलग है, बराबर नहीं है। तो जहाँ पे M और N अगर बराबर नहीं है उससे बोलते हैं रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। इसका जो जनरल रिप्रेजेंटेशन होता है वो होता है आपका AIJ M×N, और लिख देते हैं जहाँ पे M और N बराबर नहीं है, ठीक है। फिर चौथा होता है आपका स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या होता है कि जैसे मान लो 2 3 4 5, तो यानी अगर 2 रो तो 2 ही कॉलम, और अगर मान लो ऐसे 3 रो 3 कॉलम, ठीक है, तो मान लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये कहलाएगा 3 रो 3 कॉलम। तो स्क्वायर मैट्रिक्स वो होता है जिसमें जितने रो उतने कॉलम, ठीक है।
तो अगर मान लो सिर्फ एक लिखा है तो इसमें एक ही रो एक ही कॉलम, तो ये भी आपका स्क्वायर मैट्रिक्स होता है, ठीक है। तो इसका जो जनरल रिप्रेजेंटेशन होता है वो होता है ए आई जे, ठीक है, इसको लिखा जाता है ए आई जे, और इसको लिखा जाता है एम इंटू एन ही, और लिख देते हैं जहाँ एम और एन जो होते हैं वो बराबर हैं, ठीक है। तो ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। पांचवा होता है आपका मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर वाला ही एक पार्ट होता है, उसे बोलते हैं, उसे हम पढ़ सकते हैं जैसे टाइप ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स में पढ़ सकते हैं। तो उसके अंदर पहला होता है जैसे डायगोनल मैट्रिक्स। तो डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, जैसे 1 0 3 2। तो अगर मैं पूछूं कि ये क्या डायगोनल मैट्रिक्स है, तो डायगोनल मैट्रिक्स होने के लिए ये ज़रूरी होता है कि डायगोनल मैट्रिक्स कुछ ना कुछ तो हो, ठीक है। लेकिन जो नॉन डायगोनल है, ये टेढ़ी लाइन जो है इसे डायगोनल एलिमेंट इसे बोलते हैं, डायगोनल वाली लाइन या डायगोनल एलिमेंट, ये डायगोनल एलिमेंट तो होते हैं लेकिन जो नॉन डायगोनल एलिमेंट होते हैं वो जीरो होते हैं, ठीक है। तो यानी ये 2 जीरो है। ऐसी मान लो मैंने लिखा 1 2 3, लेकिन जो बाकी जो एलिमेंट है वो मैंने जीरो लिखे हैं, तो बस डायगोनल वाले को छोड़कर जिसमें बाकी सारे जो एलिमेंट हैं वो हमने जीरो लिखे हैं, तो उसको बोलते हैं डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक है। तो इसके अंदर जो डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं वो जीरो नहीं होते हैं, लेकिन जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं वो जीरो होते हैं, ठीक है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि इसके अंदर जो ए आई जे होते हैं वो जीरो नहीं होते हैं जब आई और जे बराबर होते हैं, लेकिन जो आई जे जीरो होते हैं जब ए और जे बराबर नहीं होते हैं, ठीक है। इसका मतलब से ये वाला, इस वाले को हमने देखा था कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ये पहला वाला होता है आपका A11, दूसरा वाला A12, तीसरा वाला A21 और ये A22। तो यहाँ पे आई और जे दोनों बराबर हैं, तो यानी जहाँ पे ये दोनों आई और जे बराबर है तो वो जीरो नहीं है, जैसे 1। और यहाँ 2 2 देखो तो आई जे बराबर है तो ये नहीं है जीरो, जैसे लिखा है 2। लेकिन जब ये आई और जे देखो अलग अलग है 1 और 2, तो 1 और 2 बराबर नहीं है, तो इस समय ये एलिमेंट जीरो है, ये जीरो है, ठीक है। तो इसको समझाया गया है, ठीक है। तो अब हम पढ़ते हैं अगला। डायगोनल के बाद हमें पढ़ना होता है स्केलर मैट्रिक्स। तो स्केलर मैट्रिक्स वो होता है जैसे मान लो 2 2 0 0, और जैसे मान लो 3 3 3 और बाकी 0 0 0 0। तो देखो इसमें ध्यान से देखोगे तो डायगोनल वाले एलिमेंट जो होते हैं वो सेम है, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे क्या था कि थोड़े अलग अलग थे, लेकिन जब डायगोनल वाले एलिमेंट सेम हो और नॉन डायगोनल जीरो हो तो उन्हें स्केलर मैट्रिक्स कहते हैं। तो ऑल डायगोनल मैट्रिक्स मतलब ऐसा मैट्रिक्स जिसमें ऑल डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल, जिसमें सारे जो एलिमेंट्स होते हैं वो इक्वल होते हैं या कह लो सेम होते हैं, ठीक है। तो उससे बोलते हैं स्केलर मैट्रिक्स, ठीक है। तो स्केलर मैट्रिक्स में क्या होगा कि ए आई जे जीरो होगा जब आई और जे बराबर नहीं हो, और आई जे बराबर में के होगा जब आई और जे बराबर हो, ठीक है। के का मतलब कांस्टेंट, तो वेयर के इज अ कांस्टेंट नंबर। उसके बाद हमें पढ़ना है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है, तो मान लो हमने 1 1 0 0 लिखा है, या फिर हमने लिखा है 1 0 0 0 1 0 0 0 1, यानी जिसके जो डायगोनल वाले एलिमेंट हैं वो सिर्फ एक एक लिखे गए हैं। तो जब ना डायगोनल वाले एलिमेंट सिर्फ एक हो और नॉन डायगोनल जीरो हो तो उसे बोलते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं कि ए आई जे जो है ना वो 1 है फॉर जब आई और जे बराबर है, और ए आई जे जो है वो जीरो है, मतलब सॉरी इक्वल टू जीरो है, और अगर जो आई और के जे जो है वो बराबर नहीं है, ठीक है। तो यानी कह सकते हैं कि जो डायगोनल वाले एलिमेंट है वो सारे एक है और नॉन डायगोनल वाले जो है वो जीरो हैं, ठीक है। इसको हम आई से डिनोट करते हैं, सही है, इसको हम बड़े आई से डिनोट करते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स को। तो जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है या स्केलर मैट्रिक्स होता है या जो डायगोनल मैट्रिक्स होता है, इन तीनों की पहली शर्त होती है कि ये तीनों के तीनों स्क्वायर होने चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स।
और आइडेंटिटी मैट्रिक्स की बात करें तो ये डायगोनल मैट्रिक्स भी होता है, ये स्केलर मैट्रिक्स भी होता है, और ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स तो है ही, ठीक है। और ये स्क्वायर मैट्रिक्स भी होता है। तो स्केलर मैट्रिक्स भी होता है, डायगोनल मैट्रिक्स भी होता है, और एक स्क्वायर मैट्रिक्स भी होता है, ठीक है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स तीनों होता है, ठीक है। तो इतना पढ़ने के बाद अब हम आगे पढ़ते हैं एक नल मैट्रिक्स, ठीक है। नल मैट्रिक्स वो होता है जिसके जो सारे जो रो और कॉलम जो होते हैं, मतलब सारे एलिमेंट जीरो होते हैं, ठीक है। इसको हम बड़े ओ से डिनोट करते हैं। इसमें क्या होता है कि ऑल एलिमेंट्स आर जीरो, सारे एलिमेंट जीरो होते हैं, ठीक है। वेलकम फ्रेंड्स। तो अब हम पढ़ेंगे इक्वल मैट्रिक्स या इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स। इसके अंदर हम पढ़ेंगे कि दो मैट्रिक्स जो होता है इन्हें इक्वल कब कहा जाता है। तो दो मैट्रिक्स को इक्वल कब कहा जाता है, तो पहली शर्त, दो मैट्रिक्स को इक्वल तब कहा जाता है कि जब उनके ऑर्डर सेम हो, ठीक है। और नंबर दो होता है कि जो कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स होते हैं वो वो इक्वल होते हैं, ठीक है। तो कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होते हैं और ऑर्डर जो होते हैं वो सेम होते हैं। तो ऐसे मैट्रिक्स को कहा जाता है इक्वल मैट्रिक्स, ठीक है, या इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। तो मान लो मैं कहना चाहता हूँ कि ये एक मैट्रिक्स है 2 3 0 1। मैं कहना चाहता हूँ कि ये बी मैट्रिक्स के बराबर है, तो इसका मतलब ये होगा कि ये भी इसके सेम होना चाहिए 2 3 0 1। और ऊपर से जैसे इसका ऑर्डर 2 रो 2 कॉलम है, तो इसका भी ऑर्डर 2 रो 2 कॉलम होना चाहिए, और कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होना चाहिए। यानी जैसे ये वाला पहला वाला जो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम वाला जो एलिमेंट है 2, तो ये भी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम वाला 2, तो ये दोनों सेम होने चाहिए। तो 2 2 के सेम है, 3 3 के सेम है, 0 0 के सेम है, 1 1 के सेम है, यानी कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम है, तब कहा जाएगा कि हाँ ये जीरो मतलब इक्वल मैट्रिक्स है, ठीक है। तो इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं, तो चलो एक क्वेश्चन देख लेते हैं। तो मान लो क्वेश्चन है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी एंड डी फ्रॉम द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो नीचे आपको मैट्रिक्स लिखा हुआ है और बीच में देखो यहाँ बराबर का निशान है, इसका मतलब दोनों इक्वल मैट्रिक्स है। अब दोनों इक्वल मैट्रिक्स है तो ऑर्डर चेक करो, ये भी 2 रो 2 कॉलम है, ये भी 2 रो 2 कॉलम है, ठीक है। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं कि इनके जो ऑर्डर है वो सेम है, तो इनके कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट आर इक्वल होंगे। तो यहाँ पे लिख देंगे कंपेयरिंग, या फिर आप लिख सकते हो इक्वेटिंग द कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट, ठीक है। हम कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को इक्वल रख लेंगे, ठीक है। तो जो ये पहला एलिमेंट है इस पहले के सेम, तो 2a + b = 4 ले लेंगे, इक्वेशन फर्स्ट। ऐसे ये 2 मतलब a - 2b = -3 ले लेंगे, ठीक है। और इनको सोल्व कर देंगे तो a और b की वैल्यू आ जाएगा, तो अभी सोल्व करेंगे। ऐसे फिर तीसरा ले लेंगे 5c - d = 11, और ऐसे 4c + 3d = 24। तो हम ऐसे जो है इक्वेशन ले लेंगे, ये हो गया थर्ड और ये हो गया 4। अब इन्हें बारी बारी से सोल्व कर देंगे। तो पहला देखो 2a + b = 4 दे रखा है, और a - का 2b = -3 दे रखा है। तो इनको सोल्व करेंगे तो ये भी आ जाएगा। सोल्व करने के लिए देखो क्या कर सकते हैं, हम एलिमिनेशन मेथड यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे 2a है, तो इसे भी 2a बनाने के लिए इसमें 2 मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये बन जाएगा 2 मल्टीप्लाई करोगे तो 2a, और 2 दूनी 4b, और 2 3 -6। तो इक्वेशन फर्स्ट है और ये सेकंड है। अब इन्हें घटा देंगे, लिखेंगे सब्ट्रैक्ट इक्वेशन सेकंड फ्रॉम फर्स्ट। तो पहले वाले इक्वेशन में से अभी दूसरा वाला जो इक्वेशन है इसे हम माइनस कर देंगे। तो माइनस माने माने प्लस, और ये प्लस, निशान चेंज जाते हैं, ये तो कट जाएगा, ये आपका 5 भी हो जाएगा और ये 10 हो जाएगा, और b की वैल्यू हो जाएगा 10/5, ये कट के 2 आ जाएगा, ठीक है। तो b की वैल्यू आपकी 2 आ जाएगी। अब b की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देंगे, तो लिख देंगे पुट b = 2 इन इक्वेशन फर्स्ट। तो 2a + b की जगह लिख देंगे 2 = 4। तो 2a = 4 घटा 2, तो 4 में 2 गया 2, 2a = 2, 2 से 2 कट गया, तो 1 की वैल्यु 1 आ गया, ठीक है। ऐसी फिर हम इसको भी सोल्व कर लेंगे। तो एक दे रखा है 5c - d = 11, और एक दे रखा है 4c + 3d = 24। अब देखो इनको सोल्व करने के लिए यहाँ 3d है, तो यहाँ भी 3 गुना कर देंगे, तो ये 3d बन जाएगा। तो यहाँ पे अब 3 गुना कर देंगे,
तो बन जाएगा 5 तिया 15, 3 एकम 3 और 11 तिया 33। तो ये क्वेश्चन मान लेते हैं ये थर्ड है, और इसमें से क्वेश्चन जो 4 है इन्हें ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे लिख देंगे एडिंग। अब इन्हें हम ऐड कर देंगे, ऐड करने से ये कट जाएगा, ये 19 सी हो जाएगा और ये जोड़ने पे हो जाएगा 57। तो सी की वैल्यू 57/19 और ये कट जाएगा तो 19 3 57, सी की वैल्यू 3 हो जाएगा। ठीक है, अब पुट कर देंगे सी की वैल्यू 3 इक्वेशन फर्स्ट में। तो 5 गुना सी की जगह 3 घटा डी बराबर 11, 5 तिया 15 घटा डी बराबर 11, घटा का डी उधर जाके जमा हो जाएगा और 11 इधर आके माइनस हो जाएगा, तो डी की वैल्यू 4 हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार आपका आंसर आ गया, ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 2, सी की वैल्यू 3 और डी की वैल्यू 4। ठीक है, तो आपकी सारी वैल्यू आ गई। ठीक है, तो यहाँ तक जो है हम पढ़कर जो हमारा जो पहला एक्सरसाइज है, जो 13.1 एक्सरसाइज है, वो आप सोल्व कर सकते हो। ठीक है।